देश के भविष्य प्रिय अनमोल विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। 12वीं कक्षा में आप लोग अभी अध्ययनरत हैं और आगामी वर्ष आपकी बोर्ड की परीक्षा है। माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूं कि आगामी वर्ष होने वाली आपकी परीक्षा बेहद ही शानदार जाए। मैं प्रार्थना कर सकता हूं मगर प्रयत्न आपको करना है। माँ सरस्वती भगवती का आशीर्वाद भी हमारे जीवन में बेहद ही अहम होता है, मगर माँ सरस्वती भगवती भी हमसे यही चाहती हैं कि हम लोग प्रयत्न करें और तत्पश्चात भगवान का भी आशीर्वाद अहम होता है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना तो एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिल सकता है, मगर प्रयास आवश्यक होता है। हमें प्रयत्न करना होता है, तत्पश्चात हमें सफलता प्राप्त होती है। जिस सफलता के फल को चखने का आनंद जो है वो बेहद ही दोगुना होता है। मगर हम लोग सफलता के फल को तभी चख पाते हैं जब हम लोग आज मेहनत करते हैं। 12वीं कक्षा के हिंदी संकाय की गद्य खंड की प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम लोग एक अध्याय को लेकर के आपके बीच में प्रेजेंट हैं। इस अध्याय का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके रचनाकार है जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म बिहार राज्य के सारण जिला के सिताब दियारा गांव में हुआ था और 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ। और यह एक ऐसे भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिनकी सराहना यदि शब्दों में हम लोग यदि करना चाहें तो शायद कम ही प्रतीत होगा, और शब्दों के रूप में यदि इनकी सराहना, इनकी प्रशंसा के लिए यदि कोई शब्द कहा जाए, कोई वाक्य कहा जाए, तो इतना कहना न्याय संगत होगा कि जयप्रकाश नारायण की प्रशंसा करना, जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ कहना मानो सूर्य को दिया दिखाने के समान है। सूर्य के समक्ष दीपक का कोई औचित्य नहीं होता है, कोई विशेष प्रभाव नहीं होता है। दीपक का प्रकाश जो है वो संकुचित होता है, एक सीमित दायरे में होता है। वहीं सूर्य का प्रकाश जो है वो असीमित दायरे में होता है। तो हमारे जेपी बाबू जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी वो सूर्य के समक्ष प्रभावकारी थे, जिनकी सराहना के संदर्भ में जितनी शब्द व्याख्यात की जाए शायद वो कम ही होगा। तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण का अंश है जो कि पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण बाबू ने दिया था। इस भाषण के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता दूं, क्योंकि यदि सारांश पूछता है तो आप लोग लिखेंगे जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दी गई थी। और यह एक ऐसा भाषण जिस भाषण में उन्होंने लोगों के मन में क्रांति का प्रादुर्भाव करने का संकल्प लिया। उन्होंने इस भाषण में उन्होंने ऐसी ऐसी बातों का जिक्र उन्होंने किया जिन बातों को सुन करके वहाँ उपस्थित विद्यार्थियों के मन में एक चेतना जगी, राष्ट्र के प्रति एक भावना जगी, और वह सभी व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित होने के लिए कार्यरत हुए। एक ऐसा भाषण संपूर्ण क्रांति जिस भाषण में उन्होंने ये बताया कि हमें समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ है कि चुनाव में जो राजनेता जो होते हैं वो अत्यधिक से अत्यधिक पैसे निवेश करते हैं, अत्यधिक से अधिक खर्च करते हैं। और व्यापार की तरह जिस प्रकार की बिजनेसमैन जो होता है वो क्या करता है, तो जब व्यापार में कोई कुछ रुपए क्यों लगाता है, क्योंकि उससे वो मुनाफा कमाना चाहता है। उसी प्रकार राजनेता क्या कर देते हैं, चुनाव में अधिक खर्च करते हैं और फिर वही पैसा क्या करते हैं, रिटर्न लेते हैं। तो चुनाव की एक समुचित प्रक्रिया हो, किस प्रकार का क्रियान्वयन हो, और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना के लिए उन्होंने उस भाषण में संकल्प उन्होंने लेने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि हमें जो राजनेता जो हमारे भारत के हैं, कुछ एक ऐसे राजनेता, उनके विचारों को आत्मसात करना भी ज़रूरी है। जैसे दिनकर जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, तो इनके विचारों का अनुसरण किया जाना चाहिए। हमारे जो राष्ट्रपिता, उनके विचारों का भी अनुसरण किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि विवेक भी कहीं ना कहीं किंचित सीमित दायरे में नहीं थी बल्कि असीमित दायरे में थी। तो इस प्रकार ये इन बातों को हम लोग भूमिका के क्रम में लिख देंगे, सारांश के क्रम में लिख देंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पाठ से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों की ओर। तो इस पाठ से प्रथम प्रश्न है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते हैं। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो लिखेंगे आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि उनका कहना था कि मैं सबकी बात सुनूंगा, मैं सबकी सलाह लूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं विद्यार्थियों की बात सुनूंगा, क्योंकि विद्यार्थी देश के भविष्य होते हैं, मगर फैसला अंतिम मेरा होगा। और वह किस शर्त पर
इस बात को आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर करते थे? तो लिखेंगे आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पर करते थे कि फैसला उनका होगा। तो यह इन दो प्रश्नों की बातों को लिख लेंगे हम लोग। और जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, हर रोज़ की वीडियो सेशन में मैं आपको एक बात दोहराता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि एक ही बात को बार बार क्यों दोहराया जा रहा है, कहीं मास्टर साहब के दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं है? जी नहीं, स्क्रू ढीला तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक बात को कई बार दोहराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग जिस पायदान पर है ना, जिस ज़िंदगी की फेज से आप लोग अभी जूझ रहे हैं, जिस ज़िंदगी के स्टेज पर आप लोग कदम रख रहे हैं, उस स्टेज पर फिसलन है। उस स्टेज पर जाने के क्रम में, चलने के क्रम में हो सकता है कि आप लोग गलत रास्ते पर भी दिग्भ्रमित हो जाएं। तो बार बार इस बात के लिए इंडिकेशन दिया जाना मैं आवश्यक समझता हूं व्यक्तिगत तौर पे, ताकि आप लोग अपने कर्तव्य को समझ सकें। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया? तो लिखेंगे बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख करते हुए जेपी ने अपने भाषण में कहा कि बापू अर्थात महात्मा गांधी और क्या कहते हैं, बापू और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दो शख्स की इतनी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं जब युवा अवस्था में था और मैं जब कोई बातें, जब क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान मैं जब कह देता था कि बापू को एक क्षण में मैं कह देता था, अथवा नेहरू जी को कि मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, तो वह मेरी बातों का, मेरी इस प्रतिक्रिया का बुरा नहीं मानते थे, बल्कि कुछ क्षणों के पश्चात मुझे पुनः बैठाते थे मेरे पास और मुझे समझाते थे। तो उनके विचार की व्यवहारिकता के संदर्भ में, उनके विचार की सरलता के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण अपने भाषण में उल्लेख करते हैं और इन दोनों की विशेषताओं को बताते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिनकर का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? तो लिखेंगे दिनकर का निधन जिस दिन हुआ उस दिन भी वह जयप्रकाश नारायण से मिले थे, और जयप्रकाश नारायण के एक मित्र थे रामनाथ गोयनका जी। तो उस दिन दिनकर जी उनके घर पर मेहमान के रूप में रहते हैं और अचानक से रात्रि में उनको दिल का दौरा पड़ता है। उनको अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में जितने भी डॉक्टर्स रहते हैं वो हर संभव प्रयास करते हैं कि जयप्रकाश नारायण को बचाया जा सके, मगर बावजूद विभिन्न प्रकार के प्रयत्नों के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण को बचाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार उनकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो लिखेंगे भ्रष्टाचार की जड़ के बारे में बताते हुए जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ है चुनाव में किया जाने वाला अधिक खर्च। चुनाव में जो राजनेता होते हैं वो अधिक खर्च करते हैं और अधिक खर्च करने का दुष्परिणाम जनता को कहीं ना कहीं झेलना पड़ता है। इस प्रकार कि जैसे ही जो राजनेता होते हैं जो कि सत्ता की कुर्सी पर आसीन हो जाते हैं अधिक पैसे खर्च करके, तो जीतने के तुरंत पश्चात उनका जो निवेश किया हुआ धन जो रहता है, प्रथमतः तो उस निवेश किए हुए धन को कहीं न कहीं बैक करने का प्रयास करते हैं, वापस लाने का प्रयास करते हैं। और इस प्रकार इसमें घूम की तरह पिसती कौन है? तो जनता पिसती है। लिखेंगे हाँ, हम जेपी के विचार से पूर्णतः सहमत हैं और इसे दूर करने के लिए ये उपाय करना चाहिए कि चुनाव में जो अत्यधिक खर्च किया जाता है तो उस पर अंकुश लगे। जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा मत का अधिकार क्या है और अपने मत के अधिकार को समझते हुए अपने अंदर उसे परिवर्तन लाना चाहिए। इस प्रकार अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चुनाव के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो लिखेंगे चुनाव के संदर्भ में जेपी के जो विचार हैं उन विचारों से हम पूर्णतः सहमत हैं। और क्या क्या विचार थे जेपी बाबू के चुनाव के संदर्भ में, तो उन विचारों को हम लोग लिखेंगे जयप्रकाश नारायण का विचार था कि ये चुनावों में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव में चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की गतिविधियां, उनमें परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव पर अत्यधिक से अत्यधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए और चुनाव के पश्चात जो भी सत्तासीन जो नेता होते हैं उन पर अंकुश जनता का होना चाहिए, न कि जनता पर उनका अंकुश होना चाहिए। सत्ताधारी नेता जो होते हैं वो यदि जनता को इस प्रकार डमरू की तरह बजाते रहेंगे और जनता यदि घूमते रहेगी तो फिर इसमें कतई लोकतंत्र की परिभाषा को सार्थक नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए इन विचारों को जयप्रकाश नारायण ने बताया कि चुनाव के संदर्भ में ये विचार होने चाहिए। इससे समाज में सकारात्मक माहौल का संचार संभव हो सकता है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सप्रसंग व्याख्या करें अथवा लिख सकता है कि अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रथम लिखा हुआ कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है ना। और
जयप्रकाश नारायण ने इस पंक्ति के माध्यम से बताया है कि मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे किसी की कार्यों से झगड़ा नहीं, मुझे किसी भी व्यक्ति के सिद्धांतों से झगड़ा नहीं है ना। मुझे झगड़ा है तो कार्यों से झगड़ा है, मुझे व्यक्ति से नहीं, किसी व्यक्ति से, व्यक्ति विशेष से मुझे झगड़ा नहीं है, मुझे किसी के सिद्धांतों से भी झगड़ा नहीं है, बल्कि उनके कार्यों से झगड़ा है। और कार्यों से कौन से कार्यों से? जो कि देश हित में कार्य नहीं होते हैं, उन कार्यों से मुझे झगड़ा है, उन कार्यों से मुझे मतभेद है। तो इस प्रकार इस पाठ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने जिक्र इस पाठ से किया, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस पाठ से। बहरहाल प्रश्न तो और कई हैं पाठ्य पुस्तक में, मगर मैंने उन प्रश्नों का जिक्र किया जो कि मुझे अत्यधिक महत्वपूर्ण लगे। आप लोगों को जो भी प्रश्न मैंने अभी बताए हैं, उन प्रश्नों को आप लोग नोटबुक पर लिखें और लिखने के पश्चात ये प्रयास करें कि किस प्रकार आप लिख पाते हैं, क्योंकि परीक्षा जो होती है वो मौखिक रूप से नहीं होती है। और परीक्षा में बेहतर अंक हासिल करने के लिए ना हर विषयों पर बराबर ध्यान देना होता है। किसी एक विषय पर अधिक और किसी एक विषय पर कम ध्यान दिया जाता है तो परीक्षा में परसेंटेज जो है सो में गिरावट आ जाती है। तो इसलिए परीक्षा में परसेंटेज में गिरावट न आए, इसके लिए ये आवश्यक है कि हम सभी विषयों पर समान ध्यान दें। आपका भविष्य उज्जवल हो, माँ सरस्वती भगवती आपके भविष्य को बेहतर बनाएं, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।